सेक्शन ए, हमें इसमें 4 दिन क्लासेस होती हैं, तो सर 20th से क्लास स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 20th से, और आज है थर्सडे, तो 4 दिन यहाँ और शायद 2 दिन पीछे, इतनी ही क्लास हुई है। यस, तब भी आपने सिर्फ एक ही लगाई थी अटेंडेंस मेरी। नहीं, कल की शायद किसी ने बताया था तो मैंने लगा दिया 20, तो एक, और फिर 2 3 4 5 6, आज 6वीं क्लास है 20 तारीख के बाद से। ठीक, तो मैं अभी देख लेता हूँ हर्ष यादव का। हर्ष यादव कल आपका था नहीं, ये उसके पहले है, और ये उसके पहले। ठीक, सर मैंने भी ली थी क्लास कल की। नाम बताइए। सर आयुषी सिंह। आयुषी, हाँ शायद तुम्हारी, लेकिन आयुषी की कल शायद किसी ने बताया था मुझे, लगा दिया था मैंने। सर मैंने भी कल क्लास 10 की थी, अनामिका सिंह। अनामिका, नहीं कल तो ज्यादा लोग थे नहीं। सर 3 लोग थे सर, चार लोग कल थे। शायद 4, 3 या 4 लोग थे जब क्लास अनामिका की एंड तो हुई लगी, थी। अनामिका की कल की लगी है। ओके सर, अनामिका सिंह। सर दृष्टि आपने कल तो दोबारा नहीं थी। लगाई मेरी अटेंडेंस। अनामिका सिंह। हर्ष तुम्हारी लगी तो है। एक ही लगी है, आपने देखा। हर्ष यादव। अरे सर नहीं 58, भाई, 58। 58 तुम्हारी ये लगी तो है भाई, तुम्हारी कल की नहीं लगी, उसके पहले की 3 लगी हैं। अच्छा सर, एक बच्चा आपने एक्स्ट्रा वो फेल हो गया है, आप उसको हटा दीजिए। अच्छा, हर्ष यादव एक फेल हो गया है। 157 वाला। अच्छा, तो ये 157 हम इसको डिलीट हाँ, कर ये देते फेल हैं। हो गया है। चलिए ठीक, कंफ्यूजन खत्म हो गया। दृष्टि, दृष्टि कल तो तुम थी नहीं। सर थी। सर आए थे कलम। दृष्टि कल थी तुम। यस सर, ये थी। चलिए सर हम ठीक। आपको नई रोल नंबर लिस्ट भेज देंगे। नहीं मेरे ख्याल से अपडेटेड ही है, वो जो पुरानी भेजी गई थी उसी में से जो एक दो हट गए होंगे, तो नहीं कर, जैसे इसमें कुछ नाम ऐसे जो लास्ट में लिखा है, एक अर्पण कुमार। सर हाँ हर्षित सर, वो मिश्रा फर्स्ट नहीं है। सेमेस्टर में हट गया था वो तो। अच्छा, उसमें नाम लिखा सर था, तो आपको चलिए। नई लिस्ट भेज देंगे, इसमें कई नेम हमको लग रहे हैं, आपने पुराने ही है। सर हर्षित मिश्रा निकल चुका है। चलिए ठीक है, अर्पण हो गया, हर्षित, हर्षित मिश्रा, चलिए ये हट गया। ये मुझे शायद आर्या ने ये लिस्ट भेजी थी मुझे। सर ये पुरानी लिस्ट है, आज आपको हम नई लिस्ट भेज देंगे। चलिए ठीक है, रोल नंबर तो यही रहेंगे, बस रोल नंबर यस सर, तो, रोल नंबर यही लगे। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो जैसे कभी कुछ हुआ करे अटेंडेंस का, तो आप मुझे अपना नाम जो है चैट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए, तो मैं उससे लगा लूंगा फिर मैं। अभी पीछे हम यही करते रहे चैट बॉक्स में। एडमिट ये अलका पॉल। चलिए, तो हम लोग अभी बाद में जितने लोग आए हैं उनकी अटेंडेंस हम बाद में लगा देंगे, और अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। देखिए, नेटवर्क प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है, तो अगर मेरी वॉइस ब्रेक हो या स्क्रीन शो ना हो रही हो, तो आप तुरंत मुझे वॉइस में मतलब कि बोल करके मुझे आप बता दीजिए कि सर वॉइस नहीं आ रही या स्क्रीन शो नहीं हो रही, तो हम उसके जरिए थोड़ा अपना रुक करके, या जैसे ही नेटवर्क क्लियर हो जाएगा तब हम आगे चलेंगे, नहीं तो बहुत सी चीजें मिस हो जाती हैं बच्चों की। ठीक है, तो स्क्रीन शो हो रही होगी आपके उसमें। उसमें सबसे पहला जो आज हम पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन सिंप्लेक्स मेथड एंड स्टेप्स टू सॉल्व सिंप्लेक्स मेथड। जो सिंप्लेक्स मेथड में जो जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी और सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करने के जो जो स्टेप्स हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या क्या टर्म इस्तेमाल होंगे हम वो यहां से देखेंगे। पहले, सबसे पहले, इसेंशियल्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। एलपी मॉडल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। For a given problem situation, there are certain essential conditions that need to be solved by using linear programming. ठीक, तो जो हमारे पास गिवन प्रॉब्लम होती, जैसे हम लोग अभी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करते रहे, तो हमारे पास उसमें कुछ कंडीशंस दी होती थी, और उसके बेस पर हम लोग अपना एक मैथमेटिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट करते थे। तो उसमें क्या होता था, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड नंबर ऑफ लेबर, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड फाइनेंस। हम बताते थे कि जैसे x1 x2 x3 हमारे पास क्या है, जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं, तो ये हमारे पास क्या होते थे,
रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर यह है कि जो x1 x2 है, हम बताते थे कि हमें इनका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है, और लेकिन लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू एक इनइक्वलिटी दी होती थी। तो उसका मतलब यह है कि हमें उससे ज्यादा या उससे कम की एक लिमिट बांध दी जाती है, उससे हम इस्तेमाल नहीं करते उस लिमिट से। तो वही हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे हमारे पास लेबर होते हैं तो लिमिटेड होते हैं, मटेरियल होता है वो लिमिटेड होता है, जो हमारे पास फाइनेंस होता है वो लिमिटेड होता है। अगर हम कोई जो प्रोडक्शन कर रहे हैं या मार्केटिंग सेल्स कर रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो हर चीज का हमारे पास लिमिटेड अमाउंट होता है या लिमिटेड क्वांटिटी होती है। तो पहली चीज है कि लिमिटेड रिसोर्सेज। दूसरी चीज ऑब्जेक्टिव। हम अभी तक जब भी एलपी मॉडल कंस्ट्रक्ट करते थे तो हमारा उसमें एक होता था ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम किससे डिनोट करते थे? जेड से। जब हम जेड से डिनोट करते थे तो उसके बाद जो हमारे डिसीजन वेरिएबल होते थे, तो उसको मैक्सिमाइज करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए हम उसको एक इक्वेशन फॉर्म में लिख देते थे, तो वो हमारा कहलाता था ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, हम उसको ऑप्टिमाइज करना होता है, मतलब कि उसके सॉल्यूशन को हमें ऑप्टिमाइज करना है, और फिर हम अपना सॉल्यूशन उसी से निकाल करके उसमें रखेंगे। तो अगर हमारा पास प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज करेंगे, ये कॉस्ट और टाइम है तो हम मिनिमाइज करेंगे। लीनियरिटी। इंक्रीज इन लेबर इनपुट विल हैव ए प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट। ये हमने जब इसकी कंडीशंस बता रहे थे तो हमने कहा था कि इनके बीच में एक जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, लीनियर रिलेशनशिप है। मतलब कि एक वेरिएबल में अगर हम जितना चेंज करेंगे तो उसी प्रोपोर्शन में दूसरा वेरिएबल भी चेंज होगा। जैसे x 1 यूनिट y 2 यूनिट, अब x 2 कर दें तो y 4 हो जाए, x 3 कर दें तो y 6 हो जाए। मतलब कि जब हम उसमें रिलेशनशिप या एक ग्राफ बिल्ड करेंगे तो एक लाइन बनेगी, तो इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। तो इंक्रीज इन लेबर इनपुट विल हैव ए प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट। मतलब कि अगर जैसे हम एक लेबर रखें और हमारा आउटपुट निकलता है 5 यूनिट का, और 2 लेबर रखते हैं तो आउटपुट निकलता है 10 यूनिट का, तो इसी तरह से जब हम 3 यूनिट रखेंगे तो हमारा आउटपुट निकलेगा वो 15 यूनिट का। ठीक, तो ये कहलाता है लीनियर रिलेशनशिप। नेक्स्ट, होमोजेनिटी। द प्रोडक्ट्स वर्कर्स एफिशिएंसी इन मशीन आर एज्यूम टू बी आइडेंटिकल। अब जैसे जो हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनेट वाला बताया था डिक्टो, ये उसी को एक्सप्लेन करता है। क्या? कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्स पर्सन हैं, चाहे मशीन हो या फिर हमारे पास पर्सन हो या हमारे पास जो भी हम प्रोडक्ट डाल रहे हैं, उसका जो एक का आउटपुट होता है वही आउटपुट दूसरे का भी होगा। मतलब कि एक का आउटपुट जितना होता हम मान के चलता। अब ये रियल वर्ल्ड में ये चीज नहीं होती है एक्चुअली। बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में रियल वर्ल्ड में ये चीज एग्जिस्ट नहीं होती कि एक पर्सन की जितनी कैपेसिटी हो उतनी ही कैपेसिटी दूसरे पर्सन की हो। मतलब कि अगर एक लेबर है और वो 8 घंटे काम करता है और 10 यूनिट का प्रोडक्शन निकालता है, तो जरूरी नहीं है कि दूसरा लेबर भी 8 घंटे काम करके 10 यूनिट का ही प्रोडक्शन निकालेगा। ठीक, रियल वर्ल्ड में होता नहीं है। लेकिन जब हम ये लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में ये कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम इस चीज को एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट वर्कर है वो सब आइडेंटिकल हैं, मतलब कि एक जैसे हैं। द नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी। इट इज assumed that resource and products can be divided into fractions. In case the fractions are not possible, like production of 1/3 of a computer, a modification of linear programming called integer programming can be used. ये जब हम इसके मॉडल टेक्निक्स बता रहे थे तो हमने एक इंटीजर प्रोग्रामिंग बताई थी। ठीक, तो उसमें क्या किया था कि जैसे कभी कभी हमारे पास अगर फ्रैक्शनल पार्ट आता है तो हम उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय इंटीजर प्रोग्रामिंग के जरिए। ये हम इंटीजर प्रोग्रामिंग में बता चुके हैं। ठीक, तो अगर हमारे पास जो डिविजिबिलिटी अगर आता है, कोई फ्रैक्शन में आता है, तो हम उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये हमारा डिवाइड कर सकते हैं, और अगर हमारे पास ऐसी कोई चीज है जिसको डिविजिबिलिटी में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, जैसे पर्सन है, हमने कहा 3.5 आदमी, तो 3.5 आदमी नहीं होता, 3.25 आदमी नहीं होते, तो फिर हम उसको इंटीजर प्रोग्रामिंग के जरिए इट विल बी कन्वर्टेड आइदर 3 और 4, जो उसका नियर अबाउट होल नंबर है हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमारी कंडीशन से उसके अकॉर्डिंग। तो ये कुछ इसके एसेंशियल थे। अब आगे बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इसमें क्या क्या होता है। पहला, रिलेशनशिप लीनियर होगा, ये बता चुके हैं।
ए मॉडल मस्ट हैव एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा दैट विल बी जेड। रिसोर्स कांस्टेंट्स आर एसेंशियल, रिसोर्स कांस्टेंट मतलब कि वही सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो हम बोलते थे ना, अभी जब ग्राफिकल मेथड में बताते थे तो हम सब्जेक्ट टू कांस्टेंट की बात करते थे, तो वो भी हमारे पास होना चाहिए। ए मॉडल मस्ट हैव ए नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट, तो ये भी हमने बताया था कि x1 x2 x3 ऐसे x की जितनी भी वैल्यू है दैट इज xi, ऑल वैल्यूज ऑफ xi शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब कि वो 0 या 0 से बड़े होना चाहिए, उनकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें कुछ इसमें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ये याद रखिएगा कि x1 और x2 की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक, जब हम सॉल्व करेंगे तो उनको हम देखेंगे कि x1 और x2 की जो फाइनल सॉल्यूशन, हम फाइनल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो फाइनल सॉल्यूशन होता है उसमें कभी भी x1 x2 नेगेटिव नहीं होता। एक क्वेश्चन में कभी हो सकता है कि 3x1 - 4x2 0, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो x की वैल्यू नेगेटिव है, वहां पर जो वैल्यू आएगी हम उसको कंसीडर करेंगे। ठीक, द नेक्स्ट वन है, अब सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है। In practice, most problems contains more than two variables and are consequently too large to be tackled by conventional means. Therefore, an algebraic technique is used to solve large problems using simplex method. This method is carried out through iterative process, systematically, step by step, and finally the maximum or minimum values of the objective functions are attained. अब यहाँ पर देखिए, हम जब ग्राफिकल मेथड बता रहे थे तो हमने उसकी एक लिमिटेशन बताई थी। लिमिटेशन क्या बताई थी कि अब जो ग्राफिकल मेथड है उसमें हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का ग्राफ हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे, अगर करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा, उसको हमें निकालने में दिक्कत पड़ेगी। जब हमारे पास दो या दो से अधिक वेरिएबल होते हैं तो फिर हम सिंप्लेक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और फिर उसके जरिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सॉल्व करके जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, आइदर इट विल बी मैक्सिमाइज फंक्शन और मिनिमाइज फंक्शन, वी अचीव द आर ऑब्जेक्टिव। तो हम अपने सिंप्लेक्स मेथड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम या मिनिमम हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हम उसको अचीव करते हैं। द सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व्स द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन इटरेशन टू improve the value of the objective function. The simplex approach not only yield the optimal solution but also other valuable information to perform economic and what if analysis. कहते हैं कि जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग से सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की, तो हम इसमें इटरेशंस के जरिए जो हमारी होती है इम्प्रूव करते हैं। अब यहाँ पर इटरेशन मतलब हम यहाँ पर टेबल बना के जो टेबल बनेगी उनको बोलते हैं इटरेशन टेबल्स। तो इटरेशन टेबल से हम अपने सॉल्यूशन को इम्प्रूव करते हैं और उससे ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं। जो ग्राफिकल मेथड था तो उसमें क्या था कि हमें सीधा कोऑर्डिनेट मिल जाते थे और हम उसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते थे, लेकिन हमें यहाँ पर केवल सॉल्यूशन यानी कि इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन मिलती हैं, जिसका कि जैसे कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कभी कभी बढ़ जाते हैं या कभी कभी कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कम पड़ जाते हैं। जो इनइक्वलिटी होती है लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उसमें जब ग्रेटर देन इक्वल टू लेते हैं तो मान लीजिए कभी कभी हमने ले लिया कोई वेरिएबल हमारा बढ़ गया या जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, तब हम उसमें एक वेरिएबल और ले सकते हैं, या जरूरत से ज्यादा घट गया। तो इस तरह के जो वेरिएबल होंगे उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए कौन कौन से वेरिएबल्स इसमें हम लेंगे जब उसको हम सॉल्व करेंगे। तो द तीन तरह के वेरिएबल हैं इसमें मेनली। पहला है स्लैक वेरिएबल, दूसरा है सरप्लस वेरिएबल और तीसरा है आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक, तो अब इनको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में कैसे क्या इस्तेमाल होंगे और ये क्या होते हैं हम इनके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए स्लैक वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले देखिए स्लैक वेरिएबल क्या होता है। स्लैक वेरिएबल को हम S1 S2 S3 मतलब कि S से डिनोट करेंगे। हम सिंपली कहें तो SI, S से डिनोट करेंगे जो हमारे पास अनयूज्ड रिसोर्स लाइक रॉ मटेरियल, लेबर एंड मनी। जैसे जब हम कहते हैं कि हमारा 3x1 + 5x2 और लेस देन इक्वल टू 15 है, तो हम इन्हें इसमें लेस देन इक्वल टू लगाया, तो इसका मतलब कि 15 के अंडर में ही रहना है हमें। ठीक, जब 15 के अंडर में रहना है तो हम ये देखते हैं कि क्या हमारा कोई ऐसा वेरिएबल जो रह गया है जो हम इस्तेमाल नहीं कर पाए, या हम कुछ और वेरिएबल ऐड करके जो हमारा 15 के अंतर है क्या हम अपने सॉल्यूशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह के जो वेरिएबल होते हैं वो कहलाते हैं स्लैक वेरिएबल।
अब जैसे इसमें आगे क्या दिया हुआ है, ए वेरिएबल एडेड टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेस देन और इक्वल टू कांस्टेंट टू कन्वर्ट इट इनटू एन इक्वलिटी। एक वेरिएबल जो हमारे पास सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है, कब, जब लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन हो, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर जो हम जोड़ते हैं वो कहलाता है हमारा स्लैक वेरिएबल। और उसको जोड़ करके क्या करेंगे, हम उसको इक्वलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हम ग्राफिकल मेथड में क्या करते थे, हम सीधा सीधा अगर हमारे पास, मैं यहाँ पर देखिए दिखा रहा हूं, पहला मान लीजिए एक हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है x1 + 3x2 लेस देन इक्वल टू 20 और एक इक्वेशन दिया है 3x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 16। तो जब हम ग्राफिकल में करते थे तो हम सीधा ये वाला सिंबल हटा देते थे और हम कर देते थे x1 + 3x2 = 20। लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि जब ये सिंबल हम हटाएंगे तो उसकी जगह पर ये s1 जोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर इसको इस तरह से बैलेंस करें, मतलब कि ये हमारा S1 ऐसा अनयूज्ड वेरिएबल है जिसको ऐड करके हमने इस इक्वेशन को बैलेंस किया है। ठीक, तो इस तरह का जो S1 है ये कहलाएगा स्लैक वेरिएबल। ऐसे ये हमारा पहला सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है। दूसरा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है, 3x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 16। तो हम इसमें दूसरा स्लैक वेरिएबल जोड़ देंगे 3x1 + x2 प्लस s2, ये s2 फिर हम इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 16। ऐसे ही अगर तीसरा हमारा सब्जेक्टिव कांस्टेंट होता तो फिर हम उसको उसमें s3 ऐड कर देते, चौथा होता तो हम फिर उसमें s4 ऐड कर देते। ऐसे हमारे पास जितने भी सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स होंगे उनमें से हम ये स्लैक वेरिएबल s1 s2 s3 उतने ही जोड़ देंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास स्लैक वेरिएबल के बारे में। दूसरा आते हैं सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल दैट इज -s1, -s2, -s3 डॉट डॉट अप टू -sn। Surplus variable is the amount of resource by which the left hand side of the equation exceeds the minimum limit. A variable subtracted from the left hand side or more than or equal to constant to convert it into an equality. कोई वेरिएबल है, मतलब कि जब हमारे पास मोर देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू की कंडीशन हो या सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हो, उसमें हम -s1 उसमें ऐड कर देते हैं। मतलब ये सीधे कहें कि -s1 घटा देते हैं, या हम कहें कि s1 घटा देते हैं, या कहें कि -s1 हम जोड़ देते हैं। s1 हम घटा देते हैं या -s1 जोड़ देते हैं, हम ये इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक, तो जो ये वेरिएबल है ये कब होता है, जब हमारे पास एक्सेस, हम मान लेते हैं कोई वेरिएबल हमने एक्स्ट्रा डाल दिया है तो हम उसको माइनस करके निकाल देते हैं। तो जो इस तरह का वेरिएबल होता है उस वेरिएबल को बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल। और ये कब होता है, जब मोर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन हो, तो उसमें हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में इसको घटा देते हैं। किसको, s1 को, s1 s2 s3 जितने भी सब्जेक्टिव कांस्टेंट होंगे। अब एक चीज और, इसी में से अगर हमारे पास जरूरत से ज्यादा, मान लीजिए कभी हमने जो वेरिएबल हमने घटाया था या s1 मान लीजिए हमने घटाया था, तो उसमें से अगर हमने हो सकता है जरूरत से ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिया हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें फिर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल दैट इज a, अगर जितने भी सब्जेक्टिव कांस्टेंट होंगे a1 a2 a3 उसमें ऐड कर सकते हैं। आगे देखिए, artificial variable are temporarily slack variables which are used for purpose of calculation and or removed later। तो artificial variable वो होते हैं जो हम टेम्परली एज ए स्लैक वेरिएबल के तौर पर जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर अब हमने एक टेबल बनाई है, द above variables are used to convert the inequalities into equality equation as given in the given table below। अब देखिएगा, जब लेस देन इक्वल टू, पहला ए पॉइंट है, कांस्टेंट टाइप को किस तरह का होगा, लेस देन इक्वल टू, तो वेरिएबल हम क्या करेंगे, ऐड स्लैक वेरिएबल प्लस s, या हम फिर इसी को जितने भी होंगे तो s1 s2 अकॉर्डिंग टू आर सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स। ठीक, फिर बी जब ग्रेटर देन इक्वल टू का हो तो सब्ट्रैक्ट सरप्लस मतलब -s और ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल दैट इज +a।
जब हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का हो तो हम उसमें से जो सरप्लस वेरिएबल है उसको हटा करके उसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ए ऐड कर देते हैं। फिर अगर हमारे पास इक्वलिटी की कंडीशन हो, हमारे पास इक्वलिटी की कंडीशन हो तो हम उसमें केवल एक आर्टिफिशियल, अब ये आर्टिफिशियल हम क्यों जोड़ते हैं, एक्चुअली जब हम मान के चलते हैं कि हमारे पास हो सकता है कि कोई वेरिएबल ऐसा हो जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इम्पैक्ट कर रहा हो, तो हम केवल कैलकुलेशन के समय उसको ले लेते हैं। बाद में जब हमारा कैलकुलेशन सॉल्व हो जाता है, जब हमारा पर्पज हो जाता अचीव हो जाता है, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, slack artificial variables are temporarily slack variables which are used for purpose of calculation and are removed later, जो कि बाद में हटा दिए जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास जो वेरिएबल इस्तेमाल होंगे उसको सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड के। सिंप्लेक्स मेथड देखिए, कोई भी सिंप्लेक्स मेथड हो बगैर इनके, मतलब कि स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल के बगैर इनके सॉल्व नहीं होंगे सिंप्लेक्स मेथड में। तो आप इन चीजों को हमेशा ध्यान रखिए कि किस कंडीशन में और कहां पर हमें क्या जोड़ना है। लेस देन इक्वल टू में सिलेक्ट वेरिएबल दैट इज s1 s2 s3 डॉट डॉट अप टू sn तक, ग्रेटर देन इक्वल टू में -s1 -s2 -s3 अकॉर्डिंग टू आर सब्जेक्टिव कांस्टेंट, और इक्वल टू की कंडीशन में a1 a2 a3। ये हमारे पास जो तीन वेरिएबल्स हैं जिनको हमें लेकर के सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करना है। अब हमारे पास ये सारी चीजें पता हो गई कि इसमें होता क्या क्या है। अब बात करते हैं उसमें, अब जो हमारे पास टेबल वन, मतलब कि जो सिंप्लेक्स मेथड जब मॉडल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो उसमें से सॉल्व करते वक्त क्या क्या चीजें आएंगी। जब हमारी टेबल बन जाएगी, स्लैक वेरिएबल सब ऐड करके हमने एक मॉडल बना लिया, मैथमेटिकल मॉडल, अब हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में क्या क्या चीजें आती हैं। पहली, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है, एनी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन व्हिच ऑप्टिमाइज मींस की मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमने क्या बताया था कि हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग में ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है। ठीक, जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है तो ऑप्टिमल का मतलब यहाँ क्या है, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। अगर हमारा मिनिमाइज फंक्शन है तो हमें मिनिमम करना होगा, और अगर मैक्सिमाइज फंक्शन है तो हमें उसको मैक्सिमम करना होगा। ठीक, जब हमें वो करना होगा तो जो हमारा पर्टिकुलर एक लॉस्ट सॉल्यूशन आता है, एक होता है फीजिबल सॉल्यूशन, एक होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो जो फीजिबल सॉल्यूशन होता है, जब हम ग्राफ निकाले थे तो उसमें क्या है, हमारे पास कई पॉइंट आते थे, हमारे पास कई पॉइंट आते थे। लेट्स चेक, मैं अभी दिखा देता हूं उसको जरा। ग्राफिकल मेथड कहाँ है, ग्राफिकल, ग्राफिकल मेथड कहाँ, ये है। हाँ, तो ये हम ओपन कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड, उसमें था फीजिबल सॉल्यूशन। तो फीजिबल सॉल्यूशन में हमारे पास कई पॉइंट होते थे। ठीक, ये रहा देखिए, ये हमारे पास फिजिबल रीजन है पूरा। कौन कौन सा, ए बी सी डी और ई, ये फिजिबल रीजन है। और इसमें से जितने, इन सबको लेकर के जो आएगा वो पूरा फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक, ए बी सी डी ई से। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, इनमें से कोई एक ऐसा है जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अचीव करता होगा, मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन को। तो जैसे यहाँ पर हमारा पॉइंट कौन सा था, 5,3, हमारे पास 5,3 ऑप्टिमल सॉल्यूशन था। यहाँ पर लिखे ना ऑप्टिमल पॉइंट 5,3 एंड ऑप्टिमल वैल्यू 46। तो जो हमारे पास ये सॉल्यूशन आता है वो कहलाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, जो हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है उसको ऑप्टिमाइज करता है। फिर टेबुलर फॉर्म, when a LPP is written in a tabular form prior to setting up the initial simplex table, मतलब कि एक हम टेबल बनाते हैं किसको जरिए, जो हमारे पास
जो हमने मॉडल कंस्ट्रक्ट किया था उसमें हम उसके कोफिशिएंट और वेरिएबल्स को मिला करके एक टेबल बनाते हैं, उसको हम टेबल फॉर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा ये है, तो ये एक टेबुलर फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब उसमें और बेटर अच्छे तरीके से बताएंगे। सिंपलेक्स टेबल, a table which is used to keep track of the calculations made at each iteration when the simplex method is employed. A table which is used to keep track of the calculation, जब हम एक से पहले टेबल बना लेते हैं, अब उसमें जब हम कैलकुलेशन करते हैं अपने सिंप्लेक्स मेथड द्वारा सॉल्यूशन को निकालने के लिए, तो मैंने बताया था ना इटरेशन टेबल, तो वो जो टेबल बनती हैं हम उनको बोलते हैं सिंप्लेक्स टेबल। और उसमें वो कई टेबल बन सकती हैं, वो एक अगर पहली टेबल में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जब तक एक गिवन कंडीशन होती है तब तक, जब तक वो गिवन कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो जाती है तब तक हम वो इटरेशन टेबल से सिंप्लेक्स टेबल बनाते रहते हैं। हमें अपने सॉल्यूशन को ट्रैक करने के लिए कि जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है वो सही है कि नहीं है, उसमें हम वेरिएबल्स को एम्प्लॉयड करते रहते हैं। ठीक, अब ये बनती कैसे हैं आगे देखिए। नेट इवेल्युएशन रो दैट इज सीजे माइनस जेडजे, कहीं कहीं पर जो ये सीजे माइनस जेडजे दिया हुआ है ये जेडजे माइनस सीजे भी होगा। अब जैसे जेडजे माइनस सीजे होगा तो अगर कहीं पर जैसे सीजे माइनस जेडजे है तो यहाँ पर मान लीजिए मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अगर हम इसी को उल्टा करते हैं जेडजे माइनस सीजे तो फिर मोस्ट नेगेटिव वैल्यू लेंगे। इस तरह से बस इतना अंतर है उसमें। ठीक, तो द रो कंटेनिंग नेट प्रॉफिट और लॉस, द नंबर्स इन दिस रो आर ऑल्सो नोन एज शैडोज प्राइस। जब हम टेबल बनाएंगे तो उसमें हमारे के पास है कि जो सी जे और जेड जे को मिला करके इनके हम सॉल्व करके एक वैल्यू निकालते हैं। उस वैल्यू को हमें देखना पड़ता है कि वो सबसे नेगेटिव है या पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे सी जे माइनस जेड जे की कंडीशन में हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है। तो जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है उसके सामने का पूरा कॉलम, वो पूरा कॉलम कहलाता है पाइवोटल कॉलम। अब जैसे अगले लाइन में क्या दिया है, पाइवोटल कॉलम, द कॉलम हैविंग लार्जेस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू इन द नेट इवैल्यूएशन रो फॉर ए मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। देखिए अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है और उसमें सी जे माइनस जेड जे अकॉर्डिंग टू देखिएगा, अगर सबसे लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू इन द केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है तो फिर हमें उसमें क्या देखना पड़ेगा, सी जे माइनस जेड जे, अगर जिसमें जो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा जो भी, वो उसके सामने का पूरा कॉलम कहलाएगा हमारा पाइवोटल कॉलम, या इसी को हम लोग बोलते हैं की कॉलम, इसको बोलते हैं हम की कॉलम। ठीक, अब यही अगर मिनिमाइजेशन का केस हो तो इन द केस ऑफ मिनिमाइजेशन वी हैव टू सी द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ सीजे माइनस जेडजे। ठीक, अगर हम मिनिमाइजेशन का केस ले रहे हैं तो सीजे माइनस जेडजे की जो सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी वो लेंगे, और उस केस में उस वैल्यू के सामने मतलब कि वो जो उसका कॉलम होगा सीधे वाला वो कहलाएगा की कॉलम। ठीक, अब इसके बाद ये तो हमारे पास हो गया की कॉलम या पाइवोटल कॉलम की बात। अब आते हैं पाइवोटल रो, या इसी को बोलते हैं की रो। द रो corresponding to variable that will leave the table in order to make room for another variable। ठीक, अब हमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो की कॉलम है उसके करस्पॉन्डिंग हम वेरिएबल लेकर के एक और निकालते हैं, हम उसके डिवाइड करके, जिसको हम डिवाइड करते हैं जो हमारे पास बेसिक वैल्यू होती है ना, जैसे हमारे पास जो सबसे लास्ट में वैल्यू होते हैं उसमें डिवाइड करके हम वैल्यूज निकालते हैं, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, जो रेशियो सबसे मिनिमम होता है, उसके सामने की रो को हम बोलते हैं पाइवोटल रो, या इसी को बोलते हैं की रो। द रो करस्पॉन्डिंग टू वेरिएबल दैट विल लीव द टेबल इन ऑर्डर टू मेक रूम फॉर अनदर वेरिएबल, मतलब कि वो वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल के लिए रूम क्रिएट करता है।
होता क्या है कि जब हम ये की रो और की कॉलम निकालते हैं तो हमारे पास जो S1 S2 हैं हमें उनको क्या करना होता है, एलिमिनेट। और एलिमिनेट कैसे होगा, जो हमारे पास x1 x2 हैं उनके जरिए। तो जब हम जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, मान लीजिए कि अगर S1 वाले रो में आया तो हम S1 को एलिमिनेट करेंगे, S2 के रो में आया तो S2 को एलिमिनेट करेंगे, किससे, x1 x2 या x3 जिससे होगा उससे हम एलिमिनेट करेंगे। तो जो एलिमिनेटिंग होगा उसको हम बोलेंगे पाइवोटल रो। आगे बात करते हैं पाइवोटल एलिमेंट। तो पाइवोटल एलिमेंट क्या होता है, जहां पर पाइवोटल कॉलम और पाइवोटल रो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पर उस कॉलम का मतलब कि उस ब्लॉक का जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा हमारा पाइवोटल एलिमेंट या कहलाएगा की एलिमेंट। ठीक, आगे बात करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म है लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल का। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, जब मैं इसका इंट्रोडक्शन बता रहा था और फार्मूलेशन और इसका एप्लीकेशन, तब मैंने इसका एक जनरल फॉर्म बताया था। मैंने कहा था कि इसको खूब अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, अगर याद ना हो तो देखिए मैं इसको बता रहा हूँ। मैंने कहाँ पर बताया था, जब OR टेक्निक से बताई थी तो मैंने यहाँ पर ये बताया था। ये कहाँ गया, हाँ ये आया लीनियर प्रोग्रामिंग गेम थ्योरी में, नहीं है क्या, और टेक्निक्स 1 2 3 4 5, हाँ ये देखिए, ये मैंने बताया था। मैंने कहा था कि लीनियर प्रोग्रामिंग का जनरल फॉर्म है, जो व्हाइट वाला दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज द जनरल फॉर्म। ये चीज मैंने बताई थी उस समय कि आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर वही चीज मैं अब यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म है इक्वेशन का। ठीक, ये डिक्टो वही चीज मैंने जो वहां पर बताई थी, अब वही चीज ये यहाँ पर है। ये रही, देखिए z इक्वल टू C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस C3 x3 प्लस डॉट डॉट अप टू Cn xn। फिर सब्जेक्ट टू द कंडीशन या सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स जो हैं ये दिए हुए a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस डॉट डॉट अप टू a1 xn और लेस देन इक्वल टू b1, ऐसे सबसे लास्ट तक। अब bi इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और xj ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, देखिए यहीं पे देखिए z इक्वल टू p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस डॉट डॉट pn xn तक। सब्जेक्टिव कांस्टेंट क्या है, w11 x1 प्लस w12 x2 प्लस डॉट डॉट w1n xn तक, लेस देन इक्वल टू w1 तक। यहाँ पर ये w11 वहां पर जैसे a11 दिया है, यहाँ पर w11 दिया है। फिर यहाँ पर जैसे b1 दिया था, यहाँ पर w1 दिया हुआ है। यहाँ पर आपका c1 c2 c3 दिया होता है, जहाँ p1 p2 p3 दिया है। तो ये आपका एक जनरल फॉर्म हो गया। नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट क्या है, xi, मतलब कि x की जितनी भी वैल्यूज हैं वो 0 या 0 से ग्रेटर होंगी, मतलब कि नेगेटिव वैल्यूज नहीं होंगी। तो ये एक जनरल फॉर्म है हमारे पास इसका सिंप्लेक्स मॉडल का, या हम कह सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। तो इसको ज्यादा कुछ नहीं, अभी आप यहाँ पर सिंपली समझ लीजिए, जब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए बताएंगे तब ये और ज्यादा क्लियर होगा। अभी केवल ये समझ लीजिए कि इसको कैसे कैसे हमें स्टेप कौन कौन से फॉलो करने हैं और हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो पहला स्टेप है आपको फॉर्मुलेट द एलपी प्रॉब्लम। एलपी प्रॉब्लम से मतलब यहाँ की अगर आपका इक्वेशन फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, जैसे सीधा का सीधा पैराग्राफ दिया हुआ हो, ये मान लीजिए ये आपका इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है, और अगर ये ना दे करके सीधा आपको ऊपर ये वाला दिया हो, मैं आपको सिलेक्ट कर रहा हूं, ये अगर केवल इतना दिया हो, ठीक, इतना दिया हो, तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे। मतलब क्या, अगर केवल ऐसे थ्योरेटिकल दिया हो तो आपको फिर ये
मैथमेटिकल मॉडल ये जो व्हाइट वाला है इस तरह का कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो सबसे पहला स्टेप याद रखें, अगर ऑलरेडी इक्वेशन फॉर्म में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं दिया है तो फिर आपको प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास इक्वेशन फॉर्म में दिया है तो सीधा आप डायरेक्ट दूसरे स्टेप से चालू करेंगे। कैसे? हमें इंट्रोड्यूस स्लैक योर ऑक्सिलरी वेरिएबल, मतलब कि स्लैक वेरिएबल को या सरप्लस वेरिएबल को या हमारे पास ऑक्सिलरी वेरिएबल को या हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल को, जैसी भी हमारी सब्जेक्टिव कांस्टेंट की कंडीशन होगी उस हिसाब से हमें ऐड करना पड़ेगा। कैसे? इफ कांस्टेंट टाइप इज लेस देन इक्वल टू इंट्रोड्यूस प्लस s1, मतलब कि अगर हमारे पास, अभी मैंने पीछे टेबल बताई थी, ये वाली टेबल देखिए, अगर हमारे पास लेस देन इक्वल टू हो तो हम उसमें s1 s2 s3 इस तरह से ऐड करेंगे। अगर आर कांस्टेंट इज लाइक दिस मींस ग्रेटर देन इक्वल टू। अब अगर हमारा सब्जेक्टिव कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का है तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस एस प्लस ए, जो कि हमारा यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है। ग्रेटर देन इक्वल टू के केस में हमें ये करना पड़ेगा। व्हाइट वाले में देखिए सबसे लास्ट में, इसमें बी नंबर का देखिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू सब्ट्रैक्ट सरप्लस वेरिएबल एंड ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल, ये दूसरी कंडीशन हो गई। फिर तीसरी कंडीशन, इफ कांस्टेंट टाइप इज इक्वल टू इंट्रोड्यूस ए। अब अगर यहाँ पर इक्वल टू टाइप का है तो यहाँ पर केवल आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। याद रखिए, जब लेस देन इक्वल टू की हो तो आपको एस, यहाँ पर एस का मतलब केवल केवल सिंगल एस नहीं, जितने भी सब्जेक्टिव कांस्टेंट होंगे, अगर 3 इक्वेशन है सब्जेक्टिव कांस्टेंट के तो हर इक्वेशन में अलग अलग s1 s2 s3। कैसे? ये यहाँ पर देखिए, ये चीज मैंने जोड़ी है। अगर आपके पास ये वाला एक सब्जेक्टिव कांस्टेंट दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू, ठीक, तो मैंने यहाँ से इस साइन को हटाया लेस देन वाले को, उसकी जगह पर मैंने यहाँ पर s1 जोड़ा इक्वल टू 20 कर दिया। दूसरा सब्जेक्टिव कांस्टेंट क्या है? 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 60। तो मैंने तो ये वाला लेस देन वाला सिंबल हटाया और हमने एक दूसरा स्लैक वेरिएबल दैट इज s2 इंट्रोड्यूस किया और हमने इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली ये तो हो गया पहली कंडीशन, मतलब कि ये स्लैक वाली। अब अगर सरप्लस वाला है तो सरप्लस वाले में क्या होगा? ये देखिए, अगर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है, मान लीजिए ये x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस s1 और प्लस, इसको पहले में हटा दूं, प्लस a1, ये मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक, सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पर अगर आपके पास दूसरा सब्जेक्टिव कांस्टेंट ग्रेटर देन वाला है तो हम उसमें क्या करेंगे? प्लस a2, ये हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक, तो ये हमारे पास सरप्लस वेरिएबल वाली कंडीशन हो गई एग्जैक्टली। अब हमारे पास अगर इक्वल टू वाला है तो हम केवल ये वाले हटा करके s1 s2 हटा देंगे, बाकी के इस तरह से कर देंगे। मैं इसको आर्टिफिशियल वेरिएबल वाले में भी बता देता हूँ, कंट्रोल सी और ये रहा कंट्रोल वी। अब यहाँ पर मैं इसको ये वाला हटा देता हूँ, ये हो गया। ठीक, और ये यहाँ पर ये हट गया। ठीक, ये इक्वल टू की कंडीशन हो गई। ठीक है ना? अगर नीचे इस तरह का कंडीशन दी हुआ हो, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, अगर इस तरह का हो कंडीशन तो हम ये वाला करेंगे। अब वही चीज जो मैंने यहाँ पर देखिए बताई थी, CJ माइनस ZJ मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू इन द केस ऑफ, मैं इस वाले को पहले हटा देता हूं, अभी इसको डिलीट कर देते हैं। मैक्सिमाइजेशन MAXI, जब मैक्सिमाइजेशन का हो केस तो हम ये देखेंगे CJ माइनस ZJ की जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू हो, और इन द केस ऑफ मिनिमाइजेशन हम क्या देखेंगे? जो ZJ माइनस CJ, कंट्रोल सी, ये देखेंगे हम मोस्ट नेगेटिव वैल्यू।
मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हम देखेंगे इन द केस ऑफ मिनिमाइजेशन। अब यही चीज अगर इसको उल्टा कर दें, मतलब जेड माइनस सी कर दें, तो ये यहाँ पर मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ पर जेड माइनस सी कर दें तो ये मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। सिंबल बदलने से केवल ये फर्क पड़ेगा आपको, ठीक। तो इस तरह से हम इसको मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन में सीजे वगैरह जेड वगैरह निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, फाइंड द इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन। वही बेसिक सॉल्यूशन जैसे हम निकालते हैं x1 और x2 के बारे में, कुछ भी ऐसे निकाल x1 और x2 निकाल करके हम उसकी वैल्यू को एक बार चेक कर लेंगे। तो इसका इतना वो भी इंपॉर्टेंस नहीं है। सिंप्लेक्स टेबल बनाने की बात करते हैं। establish a simplex table and enter all variable coefficients. If the objective function is maximized, enter the opposite sign coefficient, and if minimization, enter without changing the sign. जो चीज अभी वही जेड जे सीजे वाली बात बताई है, एग्जैक्टली वही वहां पर हम कॉफिशिएंट वगैरह रख करके उस साइन, अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो अपोजिट साइन, और मिनिमाइजेशन का है तो हम विदाउट चेंज के हम वो सारे कॉफिशिएंट वैल्यूज रख देंगे वहां पर। फिर टेक द मोस्ट नेगेटिव कोफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड जे। अब देखिए यहाँ पर जेड जे टू आइडेंटिफाई द की कॉलम, हमें की कॉलम को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर जेड जे ले रहा है ना, जेड जे अगर माइनस जेड जे होता तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू। ये अभी एक एग्जाम्पल और लेंगे फिर उसके बाद फिर ये हम रेशियो वगैरह निकाल के मैं इसको एक एग्जाम्पल के जरिए और बात कर लेते हैं। चलिए मैं इसको एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ कोई, उसमें से देखता हूँ अगर कुछ सॉल्व करने का हो जाए वो उस मिल जाए। ये देखिए ये एक टेबल बनी हुई है, ठीक। अब जब यहां पर ये प्रॉब्लम काहे की है, मैक्सिमाइज की, मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम है, इस तरह की टेबल बनेगी ये, ठीक है ना। ये सीजे देखिए क्या है, सीजे कॉफिशिएंट ऑफ जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, क्या यहाँ पर देखिए 7x1 प्लस 5x2, यहाँ पर जितने भी है हम सारे वेरिएबल लिख लेंगे, x1 x2 फिर s1 s2 और बस 4 है ये। तो हम यहाँ पर 4 के कोफिशिएंट ले लेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये हमारे पास x1 का कोफिशिएंट है 7, ये x2 का कोफिशिएंट 5, s1 का कोफिशिएंट 0 और s2 का कोफिशिएंट 0। ये देखिएगा यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक। ये जेड फंक्शन है एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वुड बी, जब हमने सिलेक्ट वेरिएबल जोड़ा है तो इस तरह से होता है जेड इक्वल टू 7x1 प्लस 5x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। ये x1 का कोफिशिएंट 7, x2 का कोफिशिएंट 5, s1 का कोफिशिएंट 0 और s2 का कोफिशिएंट 0। यहाँ पर ये देखें x1 का कोफिशिएंट 7, x2 का कोफिशिएंट 5, s1 का कोफिशिएंट 0 और s2 का कोफिशिएंट 0, ठीक। तो इस तरह से रखेंगे। और ये सीबी क्या है, सीबी आपका जो बेसिक, कौन आ गया आयुष, चलिए सीबी क्या है, जो हमारे पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट थे उनके जो एक साइड की वैल्यू होती है वो। अब देखिएगा हमारे पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट कहाँ है, ये है x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल टू 6 और 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 12, 6 और 12। तो ये बेसिक वेरिएबल x के कोफिशिएंट हमारे पास ये आ गए 6, 12 उनकी वैल्यू। ये बेसिक हमारे पास वेरिएबल थे, जो b1 और b2 bi था ना वहां पर। देखिएगा ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर जितना भी मैं बता रहा हूं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिएगा। ये जो आपके W1 W2 या B1 B2 जो होते हैं इसकी वैल्यू कहां पर आती है, वो आती है ये वाली जो बेसिक वेरिएबल लिखे XB, ठीक, 6 और 12। और जो बेसिक वेरिएबल S1 और S2 मतलब कि जो सिलेक्ट वेरिएबल होते हैं
उनका कॉफिशिएंट ये यहाँ पर सी भी आता है 0,0 जो हमारे पास ऊपर कहाँ था, ये रहा देखिए z इक्वल टू 7x1 प्लस 5x2 और 0s1 प्लस 0s2 ये कॉफिशिएंट है। ठीक, तो हमने इनकी वैल्यू यहाँ पर रखी है, ये वैल्यू रखी, और ये फिर जो हमारे पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट थे उनके कॉफिशिएंट है। जैसे x1 प्लस x2 यहाँ पर देखिएगा, पहला x1 प्लस 2x2 प्लस s1 इक्वल टू 6, यहाँ पर s2 0 है। तो अब देखिएगा टेबल पर x1 का कॉफिशिएंट 1, x2 का कॉफिशिएंट 2, s1 का कॉफिशिएंट 1 और s2 का कॉफिशिएंट 0। ऐसे ही यहाँ पर जो दूसरा सब्जेक्टिव कांस्टेंट था उसका x1 का कॉफिशिएंट 4, x2 का कॉफिशिएंट 3, s1 उसमें 0 और s2 का कॉफिशिएंट 1, ये होता है। ठीक, तो इस तरह से टेबल बनती है। और ये फिर नॉट बाद में जो नेट इवैल्यूएशन सीजे हमने बताया था अभी, दैट इज सीजे माइनस जेड जे, वो कैसे आता है, जो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, जैसे 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4 और इन दोनों को ऐड कर दें तो वो जेड जे की वैल्यू होगी। जैसे 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4 तो दोनों पूरी आ जाएगी वैल्यू 0। फिर ऐसे ही 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3 उसकी वैल्यू 0। फिर 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 दैट इज 0। फिर 0 इंटू 0 और 0 इंटू 0 प्लस दोनों को ऐड करो ये 0। तो जेड की वैल्यू देखिए आ गई 0 0 0 0। अब सीजे माइनस जेड जे, सीजे कहाँ है, ये 7 5 0 0, तो सीजे माइनस जेड जे मतलब कि 7 माइनस 0 7, 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। तो ये हमारे पास नेट इवैल्यूएशन वैल्यू है। अब इसमें से जो सबसे मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है कौन सी, 7 है। तो 7 का मतलब कि हमारे पास ये वाला कॉलम इसमें सेलेक्ट नहीं हो रहा, मैं इसको थोड़ा वैसे सेलेक्ट कर रहा हूं, इसमें अक्षर गायब हो जाएंगे थोड़ा, ये देखिए अभी बाद में डिलीट कर देंगे। जो ये वाला कॉलम है आपका, ये मैंने जिसमें सेलेक्ट किया है, ये कॉलम कहलाएगा आपका पाइवोटल कॉलम या की कॉलम। ठीक, तो ये तो हो गया आपका इसके बारे में। अब बात करते हैं जो हमारे पास की रो था। अब की रो कैसे निकालेंगे, जो ये वाला कॉलम था इसके करस्पॉन्डिंग हम जो ये वाली वैल्यू है 6 और 12 इस कॉलम के जो वैल्यूज हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। जैसे 6/1 और 12/4, तो 6/1 6, 12/4 3, और इनमें से जो सबसे लीस्ट वैल्यू है दैट इज 3। तो ये वाला मतलब कि S2 जो ये वाला कॉलम होगा, रो होगी, ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। मैं अभी इस रो को सेलेक्ट कर रहा हूं, देखिएगा जो ये रो है आपकी, ये वाली रो कहलाएगी की रो या पाइवोटल रो। अब देखिएगा इसका और इस कॉलम का इंटरसेक्शन कहां पर, ये पॉइंट आता था, ठीक है ना, S2 वाला। तो ये कहलाता है आपका पाइवोटल एलिमेंट या की एलिमेंट। कौन सा, ये 4 वाला, ये आपका कहलाएगा पाइवोटल एलिमेंट या की एलिमेंट। ठीक, तो इसका मतलब कि यहां से S2 वेरिएबल को लीव करना पड़ेगा, मतलब एग्जिट करना पड़ेगा, और एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा, x1, ये वाला कॉलम था, तो ये वाला वेरिएबल एंटर करेगा यहाँ S2 की जगह। तो S2 की जगह आ जाएगा x1 और S2 एग्जिट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम टेबल बनाते जाएंगे और फिर ये दोबारा यही प्रोसेस करेंगे जब तक कि सारी वैल्यूज हमारी ये नेगेटिव या 0 ना हो जाए। कौन सी, सीजे माइनस जेड जे की वैल्यूज। तो जब हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तब हम इसको बात करेंगे इसको। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया पूरे स्टेप जो हमने इसमें सॉल्व किए थे। ये मैंने एक एक स्टेप वाइज पूरा आपको एग्जाम्पल में ये समझा दिया। अब मेन चीज है हमें इसको एग्जाम्पल में समझना है और इसको सॉल्व करना है। तो अब यहां तक अगर किसी की समझ में कोई चीज ना आई हो तो पूछ सकता है। ये पूरा सिंप्लेक्स मेथड की टर्मिनोलॉजी और उसका स्टेप सॉल्व करने का था। अगर इसमें
से किसी भी स्टूडेंट्स को कोई चीज समझ में ना आई हो तो पूछ लें फिर। ओके हाँ हर्ष बताओ। हर्ष योर क्वेरी। सर, ओके बोल रहे थे। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अनामिका सिंह, अनामिका यादव, आपकी समझ में आ गया? यस सर। आर्या आपकी समझ में? यस सर। आयुषी? सर, अटेंडेंस लिख दें चैट बॉक्स में। हाँ हाँ लिख दीजिए, जो लोग बाद में आए हैं वो लिख दीजिए। आयुषी समझ में आ गया बेटा? यस सर। ओके ईसा? यस सर। इशिका? हाँ जी सर। ओके, तो ये आपका पूरा एक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल आता है, अगर आपका न्यूमेरिकल पार्ट कभी नहीं आता है, मान लीजिए एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि अगर थ्योरेटिकल पार्ट आता है तो सिंपलेक्स में थ्योरेटिकल पार्ट में जो ये स्टेप हमने बताए हैं वो कौन सा, ये जो पूरे स्टेप्स हैं इनको आप जरूर लिख दीजिएगा। कहां से? ये प्रोसीजर ऑफ सिंपलेक्स मेथड, कभी कभी ये स्टेप्स पूछ लेता है, तो जरूरी नहीं कि आप ये पूरे के पूरे स्टेप्स लिखें। इसमें से आप मैच मिला करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं 7 स्टेप, कहीं 8 स्टेप, कहीं 9 स्टेप, हर बुक में अपना अलग अलग दिया होता है, तो वो कभी मिला करके लिख देते हैं वो। ठीक है, तो इसमें डिटेल में समझाने के लिए दिया हुआ है। तो अगर कभी भी थ्योरेटिकल में स्टेप्स लिखने के लिए आ जाए तो आप इन स्टेप्स को लिख सकते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में अगर कभी इसकी थ्योरी पूछता है तो देखिए क्या क्या पूछ सकता है। सिलेक्ट वेरिएबल क्या होता है, सरप्लस वेरिएबल क्या होता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है, सिंपलेक्स मेथड का आपका स्टेप्स क्या होते हैं, वो ये पूछेगा। या फिर एलपीपी का प्रोसेस पूछ लेता है कि एलपीपी की प्रोसेस क्या होती है। अगर एलपीपी की प्रोसेस पूछेगा तो आपको फिर पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरा बताना पड़ेगा, फॉर्मुलेशन से लेकर के लास्ट तक पूरा। तो ये आपका पूरा सिंपलेक्स मेथड पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर ये, अगर थ्योरेटिकल में पूछेगा। जब कभी, वैसे मोस्टली चांसेस हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, अगर थ्योरेटिकल पार्ट आता है तो वो इसी से आता है। चलिए ठीक, आयुषी सिंह, तो मेरे ख्याल से कि आज सबकी समझ में आ गया है। अब जब हम, आज कौन सा सैटरडे, सेक्शन ए, अब आपकी क्लास होगी नेक्स्ट मंडे को। मंडे, ओके सर। हाँ नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। तो मंडे की क्लास में हम लोग सीधा सिंपलेक्स मेथड का एक एग्जाम्पल लेकर के टेबल वाइज पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू और सर। हाँ आज की जो पीपीटी है मैंने वो आपके गूगल क्लासरूम में शेयर कर दिया है। तो आप लोग जो आज का लेक्चर है ये आप वहां से नोट्स जो है अटेंड कर लीजिएगा, और जो सिंपलेक्स मेथड है आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और जितना हम यहाँ बता रहे हैं वो तो ठीक ही है, क्योंकि ये मैथमेटिकल पेपर है। तो आप लोग क्या करें कि कोई भी एक ऑपरेशन रिसर्च की बुक लेकर के इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर करें। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, विदाउट प्रैक्टिस आप इसको बहुत प्रॉब्लम पड़ेगी। तो आप लोग इसके जितने भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर पाए वो जरूर करिएगा। अनामिका यादव के बाद हर्ष यादव हो गया, अनामिका सिंह, अनामिका सिंह हो गया, और फिर ईशा पांडे, ईशा पांडे। आयुषी सिंह, आयुषी सिंह शायद हो गया ना, आयुषी सिंह। तो फिर हम लोग आज का, आयुषी सिंह हो गया ठीक। तो
आज के लेक्चर को फिर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर सी यू ऑन मंडे विथ सिंप्लेक्स मेथड, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सी सर। यू ऑन मंडे। थैंक यू सर। थैंक यू।